को समझकर पढ़ना पर चर्चा करें। तो बच्चों, जैसा कि अगर हम देखें तो प्राथमिक स्तर पर पाठ्य वस्तु के भावों और विचारों को छात्र भली भांति समझ सके, इसके लिए अध्यापक को सर्वप्रथम पाठ्य वस्तु की जो पाठ्य सामग्री हो, चाहे गद्य हो अथवा पद्य हो, उसका आदर्श वाचन करना चाहिए। तत्पश्चात छात्रों से अनुकरण वाचन कराना चाहिए। तत्पश्चात जो उसके कठिन शब्द हैं और जो उसमें मुहावरे हों, लोकोक्तियां हों, उनको रेखांकित करा करके उनका काठिन्य निवारण करना चाहिए, अर्थात उन शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करना चाहिए। तत्पश्चात छात्रों से कुछ बोध के प्रश्न करना चाहिए और फिर बोध का परीक्षण करने के बाद भाव बोधन की अपूर्णता में यदि ऐसा लगता है कि छात्रों को भाव का बोध पूर्ण रूप से नहीं हो पाया, तो फिर छात्रों को पुनः कठिन शब्दों तथा वाक्यांशों और वाक्यों के अर्थ को पुनः स्पष्ट करते हुए गहन पठन का निर्देश देना चाहिए। और इस प्रकार से बच्चों को किसी भी पाठ्य वस्तु के, चाहे वो पठित हो चाहे वो अपठित हो, उससे उसके भावों को और विचारों को पूरी तरह से बच्चों को समझने में समर्थ बनाया जा सकता है। बच्चों, इस तरह से जो हमारा विषय है, जो हमारी पाठ्य वस्तु है, वह चाहे गद्य हो अथवा पद्य हो, उसके विचारों को निम्नलिखित रूपों में अर्थात निम्न रूपों में समझा जा सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारा गद्य है अथवा जो हमारा पद्य है या गद्यांश है अथवा पद्यांश है, उसके कुछ तत्व होते हैं, उसके कुछ सोपान होते हैं, जिसके आधार पर हम उसके भावों को पूर्णतः जान या समझ सकते हैं। अब इन सोपानों को हम लोग देख लेते हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे गद्य के सोपान को। तो गद्य पाठ के भावों एवं विचारों को समझने के तत्व, इसमें मुख्यतः 5 तत्व हैं। पहला है आपका आदर्श वाचन, दूसरा है आपका अनुकरण वाचन, तीसरा है केंद्रीय भाव बोध के प्रश्न, और चौथा है आत्मीकरण, और पांचवा है विचार विश्लेषण के प्रश्न। तो बच्चों, इस तरह से अगर हम पहला जो सबसे पहला है आदर्श वाचन जिसे कहा जाता है, तो जैसा कि उसका नाम ही बता रहा है आदर्श वाचन, अर्थात ऐसा वाचन जो सभी गुणों से परिपूर्ण हो और त्रुटि रहित हो। आदर्श वाचन शिक्षक के द्वारा किया जाता है, अर्थात शिक्षक के द्वारा गद्यांश या पद्यांश का आदर्श वाचन किया जाता है और शिक्षक द्वारा शुद्ध उच्चारण के साथ गद्यांश अथवा पद्यांश के सस्वर वाचन को ही आदर्श पाठ अथवा आदर्श वाचन कहा जाता है। यह आदर्श वाचन इसलिए आवश्यक है कि विद्यार्थियों के सामने एक ऐसा आदर्श उपस्थित किया जा सके जिसका अनुसरण विद्यार्थी कर सके और वह भी बिना अशुद्ध के उच्चारण कर सके। शिक्षक द्वारा आदर्श पाठ सस्वर पाठ, शिक्षक द्वारा जो आदर्श पाठ है उसे सस्वर पाठ भी कहा जाता है अथवा सस्वर वाचन भी कहलाता है, क्योंकि जो वाचन स्वर सस्वर यानी स्वर के साथ अर्थात आवाज के साथ किया जाता है वह सस्वर पाठ या सस्वर वाचन कहलाता है। तो आदर्श वाचन जो है बच्चों, जो आदर्श वाचन है वह गद्य शिक्षण का मुख्य अंग है।
तो बच्चों इस तरह से इसके तत्व में पहला तत्व हुआ आदर्श वाचन, दूसरा है अनुकरण वाचन। जब किसी छात्र के द्वारा अध्यापक के द्वारा किए गए वाचन का अनुकरण करते हुए जो सस्वर वाचन किया जाता है वह अनुकरण वाचन कहलाता है। अर्थात आदर्श वाचन के बाद शिक्षक द्वारा जो किया जाता है उसका अनुकरण करते हुए जब छात्र सस्वर वाचन करता है तो वह अनुकरण वाचन कहलाता है। एक चीज और बच्चों, पद्य पाठ का अनुकरण वाचन आदर्श पाठ के बाद 3 या 4 बालकों से कराया जाना चाहिए, जबकि गद्य में एक ही बार कराना चाहिए। ये वाचन अर्थात अनुकरण वाचन स्वर के साथ भी होता है, इसलिए ये भी सस्वर वाचन कहलाता है। अनुकरण वाचन या जो सस्वर पाठ होता है वह 2 तरह से किया जाता है। पहला व्यक्तिगत वाचन और दूसरा समवेत वाचन। जैसा कि नाम ही है इसका क्या, व्यक्तिगत वाचन। जब सस्वर वाचन चाहे वो आदर्श वाचन हो या अनुकरण वाचन, जब किसी एक विशेष व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तब वह व्यक्तिगत वाचन कहलाता है, और वही वाचन जब समूह में किया जाता है तो समवेत वाचन के रूप में जाना जाता है। जैसे किसी शिक्षक के द्वारा जब आदर्श वाचन किया जाता है तत्पश्चात उसका अनुसरण करते हुए जब छात्र या पूरा बालकों का समूह या पूरी कक्षा एक साथ अनुकरण वाचन करती है तो वह समवेत वाचन कहलाता है, क्योंकि वह समूह में वाचन करती है। और जब वही आदर्श वाचन का अनुकरण कोई एक छात्र करते हुए वाचन करता है तो वह अनुकरण वाचन व्यक्तिगत वाचन कहलाता है। तो ये हो गया आपका आदर्श वाचन, दूसरा हो गया अनुकरण वाचन, तीसरा है केंद्रीय बोध के प्रश्न। क्या केंद्रीय बोध के प्रश्न? बच्चों आदर्श वाचन के पश्चात अनुकरण वाचन हो गया। अनुकरण वाचन के पश्चात काठिन्य निवारण के अंतर्गत कठिन प्रश्नों, कठिन शब्दों के जो अर्थ होते हैं उनका निराकरण किया जाता है चंपट कार्य के माध्यम से। अर्थात जो कठिन शब्द होते हैं या लोकोक्तियां होती हैं या मुहावरे होते हैं उनको क्या किया जाता है, रेखांकित किया जाता है। तत्पश्चात उनको लिख करके उनका अर्थ स्पष्ट कर दिया जाता है। ये क्या कहलाता है, यह काठिन्य निवारण कहलाता है। इसके पश्चात केंद्रीय भाव बोध के प्रश्न किए जाते हैं। अर्थात जब बच्चा उसको आदर्श वाचन में सुन लेता है, अनुकरण वाचन में उसको पढ़ देता है, तत्पश्चात उसमें जो कठिन शब्द होते हैं उनके अर्थों को, उनके भावों को समझ लेता है, तो वह जो उसका उस गद्यांश का जो केंद्रीय भाव है उसको वो लगभग समझ जाता है। तो इस तरह से जब वो किसी पाठ्य वस्तु को, किसी गद्यांश के पाठ्य वस्तु को केंद्रीय भाव को समझ लेता है तब छात्र से केंद्रीय बोध के प्रश्न किए जाते हैं जो गद्यांश के मुख्य भावों को व्यक्त करते हैं। अर्थात उन प्रश्नों के माध्यम से बच्चे के द्वारा जो उसका भाव है उसे समझा गया अथवा नहीं, इसका जो है ज्ञान प्राप्त किया जाता है। और इसके बाद अगला पॉइंट है आत्मीकरण। जो आत्मीकरण होता है बच्चों, आत्मीकरण का अर्थ है आत्मसात करना। इसके लिए लेख या गद्यांश जो है उससे संबंधित बच्चों से प्रश्न पूछकर अध्यापक पूर्ण गद्यांश के विचार विश्लेषण, पूर्ण गद्यांश के विचार का विश्लेषण क्रमानुसार करता, अर्थात प्रारंभ से अंत तक क्रमवत करता है तथा विद्यार्थियों द्वारा गद्यांश के पठनोपरांत, अर्थात गद्यांश के पठन के बाद
आत्मसात किए गए विचारों को क्रमबद्ध रूप में प्रश्नोत्तर के द्वारा निकलवाया जाता है या निकलवाना चाहिए तथा दृष्टांत एवं उदाहरणों के द्वारा जटिल विचारों का स्पष्टीकरण किया जा सकता है। और इसके बाद अगला पॉइंट है आपका विचार विश्लेषण के प्रश्न। तो बच्चों इस तरह से जो अंतिम सोपान है कि गद्य पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। गद्य पाठ का मुख्य उद्देश्य होता है भाषा ज्ञान में वृद्धि करना तथा विचार ग्रहण करना। वाचन और व्याख्या के द्वारा अर्थात आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन और व्याख्या के द्वारा बालक के भाषा ज्ञान में वृद्धि होती है, किंतु विचार ग्रहण करने में बालक को समर्थ बनाने के लिए आवश्यक है। अर्थात विचार विश्लेषण जो होता है, जब तक विचार का विश्लेषण नहीं होगा तब तक बालक या छात्र विचार को ग्रहण करने में समर्थ नहीं होगा। इसलिए विचार विश्लेषण विचार ग्रहण करने के लिए अति आवश्यक है। विचारों को क्रमबद्ध रूप में विद्यार्थियों से प्रश्नोत्तर के द्वारा निकलवाना चाहिए। इसमें लेखक का परिचय तथा लेखक के परिचय को भी हम पूर्व ज्ञान से जोड़ सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से आज हम लोगों ने देखा कि गद्य पाठ के भावों एवं विचारों को समझने के लिए आदर्श वाचन, तत्पश्चात अनुकरण वाचन, तत्पश्चात केंद्रीय भावबोध के प्रश्न, तत्पश्चात आत्मीकरण अर्थात छात्र ने आत्मीकरण आत्मसात किया अथवा नहीं, तत्पश्चात विचार विश्लेषण के प्रश्न के करके विचार विश्लेषण के प्रश्नों को छात्रों के मध्य प्रस्तुत करके क्रमवत उस विषय सामग्री के विचार को छात्र ग्रहण कर पाए अथवा नहीं, इसका ज्ञान करा करके हम लोग क्या करते हैं, पाठ को पूर्ण कर देते हैं। तो बच्चों आज के लिए इस कक्षा में बस इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।